ये जो आप मेरे हाथ में इस वक्त 10 रुपये का नोट देख रहे हैं, इससे आप क्या क्या खरीद सकते हैं। 10 रुपये में शायद से आप एक चिप्स का पैकेट ले सकते हैं, एक लाइफ बॉय का साबुन ले सकते हैं, या फिर पनवाड़ी से एक चाय का कप ले सकते हैं। बट यू वुड बी अमेज्ड टू नो कि 1958 में ये सारी चीज़ें खरीदने के लिए आपको सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 0.12 रुपीज़ या 12 पैसे की ज़रूरत थी। एंड हो सकता है कि आज से 20-30 साल बाद इस 10 रुपये के नोट से आप एक टॉफ़ी भी ना खरीद पाए। एंड ये जो आप ओवर द ईयर्स इंक्रीमेंट ऑफ प्राइस देख रहे हैं कि चीज़ों का दाम बढ़ रहा है, जिसको काफ़ी लोग महंगाई भी कहते हैं, इसे ही इन्फ्लेशन कहते हैं। व्हाट्स अप गाइस, आयुष्मान दिस साइड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फ्लेशन की एंड जानेंगे कि इन्फ्लेशन एग्जैक्टली होता क्या है, इन्फ्लेशन कैसे होता है, इन्फ्लेशन क्यों होता है और आप कैसे अपने आप को इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो जैसा कि आप लोग अभी तक समझ ही गए होंगे, इन्फ्लेशन का बेसिकली मतलब होता है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर कोई चीज़ आज 100 रुपये की मिल रही है एंड अगले साल उसी चीज़ को खरीदने के लिए मुझे 105 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन 5% का है। चीज़ों का प्राइस 5% से इंक्रीज कर रहा है पर ईयर। बट ठीक है, चीज़ों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, अगर आज मुझे किसी चीज़ के 100 रुपये देने हैं तो अगले साल 105 रुपये दे दूंगा। बट ऐसा होता क्यों है? सो इन्फ्लेशन के भी मेनली दो कॉजेज होते हैं। पहला, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जैसे जैसे कोई कंट्री डेवलप करती है, वहाँ की इकोनॉमी बूम करती है, वैसे वैसे वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है एंड उनकी सैलरी बढ़ती है, उनके पास ज़्यादा पैसे आते हैं एंड इसके कारण उस कंट्री में चीज़ों की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाती है। एंड जैसे कि आप इस सप्लाई डिमांड वाले कर्व में देख सकते हैं, क्योंकि चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है इसीलिए उन चीज़ों का प्राइस भी इंक्रीज करता है एंड इस इंक्रीमेंट ऑफ प्राइस से वहाँ पे डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। एंड दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। हम जितने भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज यूज़ करते हैं वो भी किसी रॉ मटेरियल के बनते हैं या फिर उनके पीछे भी कोई लोग होते हैं जो वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एंड इन चीज़ों का भी कॉस्ट होता है। एंड जैसे जैसे ओवर द ईयर्स इन चीज़ों का कॉस्ट बढ़ता है, उसके साथ ही इन चीज़ों का प्राइस भी इंक्रीज करता है, जिसको हम लोग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पिछले कई सालों से एक बैरल ऑयल का प्राइस कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करता जा रहा है एंड क्योंकि ये ऑयल इन टर्न काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है, इसीलिए उन प्रोडक्ट्स का प्राइस भी ओवर द ईयर्स इंक्रीज कर रहा है। इसके अलावा भी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के पीछे काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे अगर गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा दे या इंपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ा दे या कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के सैलरी एंड वेजेस बढ़ा दे या कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, तो इसका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है प्रोडक्ट्स के प्राइसेस पे और इससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी होता है। एंड आप में से काफ़ी सारे लोगों ने सुना होगा कि गवर्नमेंट के नए नोट प्रिंट करने में और इन्फ्लेशन में एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। जब भी कोई सरकार नए नोट प्रिंट करती है तो मार्केट में ज़्यादा पैसा सर्कुलेट होता है, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आता है एंड जैसा कि हमने डिस्कस किया था, जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आता है तो चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है एंड इसीलिए इंटर्न चीज़ों के प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं एंड इसी से डिमांड पुल इन्फ्लेशन आता है जब भी गवर्नमेंट नए नोट्स प्रिंट करती है। तो यहाँ तक की स्टोरी सुनने के बाद आपके दिमाग में आ रहा होगा, जैसे पहली बार मेरे दिमाग में आया था कि यार इन्फ्लेशन ना ही हो तो बेटर है, इन्फ्लेशन बुरी चीज़ है, इन्फ्लेशन 0% होनी चाहिए या नेगेटिव ही होनी चाहिए, साल भर साल चीज़ों का दाम कम होता रहे, ऐसा ही बेस्ट है। बट ऐसा नहीं है, इन्फ्लेशन इतना भी बुरा नहीं है जितना हम इसे सोचते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन वाले एग्जांपल से आपने देखा होगा कि इन्फ्लेशन एक्चुअली एक पॉजिटिव इंडिकेटर होता है एक कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का, इकोनॉमिक बूम का। अगर एक कंट्री के लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रही है, उनकी सैलरी बढ़ रही है, तो वहाँ इन्फ्लेशन आएगा और ऐसे केस में इन्फ्लेशन एक अच्छी चीज़ है। इसके साथ ही साथ इन्फ्लेशन में और अनएम्प्लॉयमेंट में भी एक इन्वर्स रिलेशन देखा गया है, जो कि आप इस फिलिप्स कर्व वाले ग्राफ में भी देख सकते हैं। इसके हिसाब से अगर एक कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ती है तो वहाँ पे जनरली अनएम्प्लॉयमेंट घटती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलती है और बेरोज़गारी कम होती है। बट इस ग्राफ के भी लिमिट्स है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इन्फ्लेशन बढ़ाते रहोगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ती रहेगी, अनएम्प्लॉयमेंट घटती रहेगी। जिम्बाब्वे में 1990 से लेकर 2008 तक हाइपर इन्फ्लेशन आया था। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब ईयरली इन्फ्लेशन 50% से ज़्यादा है एंड इस हाइपर इन्फ्लेशन के पीक में जिम्बाब्वे का डेली इन्फ्लेशन 98% था। इसका मतलब जो चीज़ आज आप 100 रुपये में खरीद रहे हो, वो चीज़ अगले दिन, अगले साल भी नहीं, अगले दिन आपको 200 रुपये की मिलेगी जिम्बाब्वे में। और ये एक केस होता है एक्सेस इन्फ्लेशन का, जिससे हम हाइपर इन्फ्लेशन कहती है और ये एक नुकसानदायक चीज़ है, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। एंड इन्फ्लेशन का उल्टा होता है डिफ्लेशन, जिसमें साल भर साल चीज़ों का प्राइस कम होता रहता है। अगर आपको पता हो कि कोई चीज़ का प्राइस आज 100 रुपये और अगले साल उसका प्राइस 90 रुपये हो जाएगा,
तो आप अपना पैसा खर्च करने से पहले हेसिटेट करोगे। आप सोचोगे कि मैं अगले साल खरीद लूँगा जब इसका प्राइस कम हो जाएगा। एंड इसके कारण लोग स्पेंड कम करते हैं, जिसके कारण बिजनेसेस पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उनका प्रॉफिट कम होता है, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है एंड इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इकॉनमी पे। इसलिए डिफ्लेशन इतनी अच्छी चीज़ भी नहीं है। एंड इन्फ्लेशन का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज कॉमन मैन के लिए ये है कि इन्फ्लेशन से आपके पैसे की परचेजिंग पावर कम होती रहती है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए जो आप अगले 50 साल तक सेव करके रखते हैं, तो 50 साल बाद उस 1 लाख की परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। वो इतना वैल्यूएबल नहीं रहेगा जितना वो आज की डेट में है। एंड ये चीज़ मैंने अपनी इस वीडियो में भी कवर किया है, जहाँ पे मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि कैसे सेविंग्स अकाउंट में पैसा रख के आप ये एक तरीके से अपना पैसा लूज कर रहे हो। बट ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए एंड अपने पैसे को ग्रो करने के लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है इंडिया में। आप अपना पैसा गोल्ड या रियल एस्टेट जैसे एसेट्स में डाल सकते हैं, जिन्होंने हिस्टोरिकली इन्फ्लेशन को बीट करा है एंड काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए। इसके साथ ही साथ अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेने को तैयार हो और आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है, तो आप अपना पैसा स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड्स में भी डाल सकते हैं इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। इसके साथ ही साथ इंडिया में और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। आप अपना पैसा एफडी में डाल सकते हैं, इसका एक फिक्स डिपॉजिट बना सकते हैं, या आप अपना पैसा इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स में भी डाल सकते हैं, जिनका मोटिव ही होता है इन्फ्लेशन को बीट करना एंड पैसे को ग्रो करना। बट आप जो भी डिसीजन ले, अपने रिस्क को एंड अपने टाइम होराइजन को कंसिडरेशन में लेके ही डिसाइड करना कि आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एंड इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं। बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अगर आप मेरे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक एंड इस चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।